दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कॉमर्स ब्लॉग में। और आज हम जो है डिसीज़न मेकिंग पढ़ेंगे। सॉरी, कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। अभी भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं हुए हैं इश्यूज़, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। और आज हम पढ़ेंगे डिसीज़न मेकिंग। बेसिकली आज का जो चैप्टर है या जो टॉपिक है बचा हुआ है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ख़त्म करने में। बहुत बड़ा जो है टॉपिक नहीं बचा है, तो चलिए आगे देखते हैं इसको। तो डिसीज़न मेकिंग क्या है? डिसीज़न मेकिंग है एक प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दैट आर अवेलेबल। डिसीज़न मेकिंग आप किसी भी चीज़ में लीजिए, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या बाकी किसी भी चीज़ में, आप डिसीज़न मेकिंग हम कहते हैं जब किसी एक चीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डिसीज़न ले लेते हैं कि हाँ ये काम करना है, ये चीज़ खरीदनी है, ये प्रोडक्ट खरीदना है, ये सर्विस अवेल करनी है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हाँ ये करना है, तो वहाँ पे जो है हमारा आता है बेस्ट ये डिसीज़न मेकिंग उसे हम कहते हैं। ठीक है। और कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। कई बार जब हम डिसीज़न मेकिंग करते हैं, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेलेक्ट करते हैं, तो कई अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं और इवेलुएट करते हैं उस अल्टरनेटिव को, अलग अलग अल्टरनेटिव्स को प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से। जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है, मान लीजिए आपको एक नोट्स ख़रीदनी है, तो आप कई सारे मतलब 3-4 जो भी दुकान पे आप जाओगे, देखोगे, साइज़ देखोगे, पेज क्वालिटी देखोगे, अपने अपने बेसिस पे आप उसको प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से फाइनली एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे और ख़रीदोगे। तो उसे ही हम डिसीज़न मेकिंग कहते हैं। देखिए, डिसीज़न मेकिंग भी दो फॉर्म में यहाँ बता रहे हैं कि एक है प्रोग्राम्ड डिसीज़न मेकिंग, एक है नॉन प्रोग्राम्ड डिसीज़न मेकिंग। तो प्रोग्राम्ड में है, प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग में हमारा आता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू रेगुलर एंड रूटीन प्रॉब्लम्स। प्रोग्राम्ड में जो हमारी रेगुलर और रूटीन की डिसीजंस होते हैं, रूटीन की प्रॉब्लम होती हैं, उनसे रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। जनरली ये ऐसे होते हैं कि देखिए, प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट एंड आर मेड विदाउट मच थॉट। मतलब ये आपकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं और ऐसा डिसीज़न होता है जिसमें आप जो बहुत सोच विचार के डिसीज़न नहीं लेते हो। जैसे कि आपको घर के नॉर्मल हाउस होल्ड कोई प्रोडक्ट लेना है, तो आप एक ही बार जनरली रिसर्च करते हो, फिर कई दिन तक उसी प्रोडक्ट को आप यूज़ करते रहते हो, तो ज़्यादा आप उसमें सोचते नहीं हो। जैसे आप शक्ति भोग का आटा इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आप गए और उसको खरीद लिए। एक प्रोग्राम बना होता है, एक चेन बनी होती है जो आप करते रहते हो, हर महीने ख़त्म होता है, फिर अगले महीने खरीदते हो। इसी तरह साबुन है और सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। फिर है कुछ नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग। तो उसमें है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स दैट आर न्यू। देखिए, ऐसी प्रॉब्लम्स जो नई हैं या यूनिक हैं और यहाँ अचानक से कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जा रही है, तो उन प्रॉब्लम्स का जब सोल्यूशन हम ढूंढते हैं, तो उसे हम इसमें कंसीडर करते हैं नॉन प्रोग्राम्ड में। ठीक। द इंडिविजुअल टेकिंग द डिसीजन नीड्स टू गैदर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेलिब्रेट बिफोर अराइविंग एट अ सोल्यूशन। तो जो इसमें इंडिविजुअल हो, वो बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और किसी भी डिसीज़न पे पहुंचने के पहले, सोल्यूशन पे पहुंचने के पहले, वो इन सब इकट्ठों को जो है करके इनके बारे में पढ़ता है। ठीक। तो इस तरह की जो अप्रोच है वो यहाँ पे आती है। It refers to the cognitive process undertaken by the consumer in regard to potential market transaction before, during and after the purchase a product और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करने के पहले ये पूरा प्रोसीजर आपका आता है। तो ये एक नॉर्मल हो गई कि हम इसके बारे में देखें। अब देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फैक्टर्स जो है, ये कुछ और डिटेल्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हो नॉर्मली, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि पीडीएफ में एक एक लाइन को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अब जैसे कि ये कॉन्सेप्ट आ रहा है इसी चैप्टर में, ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो ये सारे फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, तो इसको फिर से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी कहाँ पढ़े थे इसको, हम देखिए, इसको हम यहाँ पढ़ चुके हैं। ये देखिए, फैक्टर्स सारे हैं ना, ये यहाँ पे हम इसको पढ़ चुके हैं। ये कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर,
सब कल्चर, सोशल क्लॉस, इस तरह से सारे पढ़ चुके हैं हम। और ये फिर से देखिए यहाँ पे आके डिसीजन मेकिंग में ये सारी चीज़ें, ये देखिए कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे फिर से आपकी आके रिपीट हो रही हैं। और जैसे रोल एंड स्टेटस के बारे में मैंने बताया था, डिस्कस किया था, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। तो सेम टॉपिक, सेम चीज़ हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग रिपीट करने नहीं जा रहे हैं। आगे जो चीज़ें हैं जो यहाँ से मेन है, ये कई बार एग्ज़ाम में अगर आप अंडर ग्रेजुएट में हो तो ये पूरा का पूरा एक जो ऊपर हमने पढ़ा है वो एक क्वेश्चन पूरा आ जाता है। जैसे कई बार कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, तो आप वहाँ पे करोगे। इसको घुमा के और भी तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो क्वेश्चंस आती हैं। फिर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कई तरीके से उस टॉपिक पे। फिर अगला है ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और मेरे एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में था बीकॉम में, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्ज़ाम में आया था कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एग्ज़ाम में था या किसी असाइनमेंट में था, लेकिन ये क्वेश्चन था वहाँ पे, तो उसमें पूछा गया था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये आप यूजी में जाओ, पीजी में जाओ, जहाँ भी मिलेगा, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में आपका ये सब चीज़ें जो है इंक्लूड कर लेता है। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो प्रेफर करते हैं इस क्वेश्चन को पूछना, और इसके बेसिस पे कई बार यूजीसी नेट और अलग क्वेश्चंस, अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर जो पूरा है, इसमें 5 स्टेजेस बताए हैं। पहले स्टेजेस देख लेते हैं क्या क्या है, फिर इंडिविजुअली सभी स्टेजेस को जो है हम अपना डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है नीड रिकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम अवेयरनेस, फिर है इंफॉर्मेशन सर्च, फिर है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर परचेज, फिर पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम अवेयरनेस क्या है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट आदमी क्यों खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा? कोई हवा में ऐसे चीज़ नहीं हो जाती है कि अचानक से हो गया, दुकान पे पहुँच गया, सामान खरीद के चला आया, या फिर रात में सो रहा था, अचानक से सपना देखा और प्रोडक्ट खरीद के चला आया। ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करता। प्रोडक्ट परचेज़ करने के पीछे जब कहीं से भी शुरुआत होती है एक, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और वो वजह मोस्टली जो होती है कि इंसान को कोई ज़रूरत महसूस होती है, या तो उसकी नीड होगी या तो उसको वांट होगी। तो ये जब कस्टमर की सबसे पहले जो चीज़ है, कंज्यूमर जो प्रोसेस है इसमें बाइंग डिसीजन में, देखिए कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि नीड रिकॉग्निशन, तो सबसे पहले वो एक नीड, क्या कारण है, वो किस वजह से जो है कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, उसको पहले किसी चीज़ की कमी महसूस होगी। कमी महसूस होने पे ही आप प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है नीड, आवश्यकता आएगी। तो द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस इनिशिएटेड व्हेन द कंज्यूमर आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम और नीड दैट हैज़ टू बी फुलफिल्ड। सबसे पहले आप देखोगे आपके पास दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, तब उसका सल्यूशन ढूंढोगे ना। जैसे आप नई कहीं नौकरी कर रहे हो, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना होता है। पॉइंट ए आपका घर है, पॉइंट बी आपका ऑफिस है। तो सबसे पहले आप जब आना जाना शुरू किए तो आपको लगा कि यार पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि आप स्लीपर्स में जाते हो। अभी हम ये नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि फॉर्मल में जाते हैं, इसलिए अभी सिर्फ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो आप क्या देखोगे कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढोगे, तो ये प्रॉब्लम की शुरुआत होगी। फिर लास्ट पॉइंट होगा कि आप जूता खरीदते हो, तो उसको हम अभी समझने के लिए पहले ही बता दे रहे हैं। अब इसी को एग्जांपल हम लेते चलेंगे, आगे चलता जाएगा ये एग्जांपल, ये जो जूते वाला एग्जांपल है। तो सबसे पहले आपने जो है देखा है नीड क्या है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नीड ट्रिगर्स बिकॉज ऑफ इंटरनल स्टिमुलस, मतलब ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हैं किसी भी वजह से, इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से हो सकती हैं। और नीड कई बार हो सकता है आपको जेन्युइन नीड हो, आपको सही में आपके चप्पल की वजह से आपको दिक्कत हो रही है आने जाने में, या हो सकता है कि आप कोई एडवर्टीजमेंट देख लियो बढ़िया शूज़ का, तो उस वजह से आपको लगता हो नहीं नहीं ये होना चाहिए हमारे पास। तो इस वजह से नीड किसी भी वजह से आपकी हो सकती है। फिर है इंफॉर्मेशन सर्च। जब आप डिसाइड कर लियो कि आपकी ये नीड है, आपको चाहिए ऐसा ऐसा, तो उसके बाद जब भी डिसीज़न जो होगा, फाइनल डिसीज़न किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के, वो एक थॉट में नहीं होता है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप देख लोगे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके बारे में जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करना शुरू करोगे। अब जानकारी कैसे भैया, पहले तो आप ये पूछोगे कि आपके यार दोस्त हैं, जैसे अभी हम जूते का एग्जांपल लिए थे,
तो आप देखोगे, उनसे पूछोगे कि यार कौन सा जूता ले सकते हैं, फिर कुछ लोग बताएंगे नहीं नहीं ऑफिस जाना है तो फॉर्मल लेना है, नहीं तो आप स्पोर्ट्स शूज़ भी कंसीडर कर सकते हो। तो आप थोड़ा इंटरेस्टेड हुए, नहीं नहीं दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी हम मान के चलते हैं कि जानकारी नहीं है, ठीक। तो आप जब जानकारी इकट्ठा किए तो पता चला अलग अलग ब्रांड्स हैं, सबकी अलग अलग जो है फीचर्स हैं, जैसे नाइकी हुआ, रिबॉक हुआ, कॉस्ट अलग है, एडिडास है, इन सब की कॉस्ट अलग अलग है। फिर इन सब के जो है फीचर्स अलग अलग हैं। एक स्पोर्ट्स शूज़ है, वो आपके स्पोर्ट्स काम पर्पज़ के लिए है। फिर लेकिन पता चलता है कि नहीं आप तो ऑफिस जा रहे हो, तो ऑफिस के लिए आपको पता चलता है कि नहीं नहीं फॉर्मल शूज़ है। फिर आप जानकारी और इकट्ठा शुरू करना शुरू किए। फिर आप देखोगे फॉर्मल जो है कुछ लिमिटेड कलर्स में आते हैं, उनका एक अलग डिज़ाइन पैटर्न होता है। फिर और जानकारी इकट्ठा किए, अच्छा अच्छा ऐसा सोल होता है, अच्छा विथ लेस होते हैं, विदाउट। फिर और जानकारी इकट्ठा की है तो पता चला कौन कौन से ब्रांड हैं। तो आप इस तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो। पहले आपने सबसे पहले देखा कि आप नीड रिकग्निशन से स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले आप ऑफिस जा रहे हो, आपको पैर में दर्द हो रहा है, तो आप जो है जूता सबसे पहले देखिए कि जूते की ज़रूरत है। फिर आप और जानकारी इकट्ठा की, फिर पता चला कि स्पोर्ट्स शूज़ हैं, कैजुअल शूज़ हैं, फॉर्मल शूज़ हैं। तो आप उसके बाद देखेंगे नहीं नहीं फॉर्मल मेरी नीड को जो है फुलफ़िल करेगा। तो आप फॉर्मल में फिर और जानकारी इकट्ठा किए, तो फिर पता चला ब्रांड्स अलग अलग ब्रांड्स हैं। डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं जानकारी इकट्ठा करने के, कहाँ कहाँ से, जैसे पर्सनल में वही मैंने कहा कि आप किसी फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, पड़ोसी से, किसी से इस तरह से संपर्क आप करते हो, वो बताते हैं। कॉमर्शियल मतलब एडवर्टीजमेंट हो गया, या कहीं आप गए सेल्स पर्सन है, कोई वेबसाइट है, वेबसाइट मतलब किसी जो भी प्रोडक्ट खरीदना उनकी वेबसाइट होती हैं, अलग अलग वेबसाइट जो रिव्यू करती हैं वहाँ से। फिर डीलर्स के पास जा सकते हो, किसी प्रोडक्ट की आप पैकेजिंग देख के उस पर देख सकते हो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे आप जानकारी कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट मान लीजिए जूते का प्रचार आप देखते हो न्यूज़पेपर में कि बाटा का आ गया कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको पहनिए, ऑफिस जाइए, बहुत कंफर्टेबल है। सेल्स पर्सन आप कहीं जाते हो दुकान पे, और फिर वहाँ पे आपको एक सेल्स पर्सन मिलता है, वो आपको पूरी जानकारी देता है। वेबसाइट आप फिर खुद ही नेट पे बैठे अपने गूगल क्रोम पे आप सर्च कर रहे हो, फिर आपको उस वेबसाइट के ज़रिए जानकारी मिलती है। किसी डीलर के पास आप चले गए, उसके पास कई सारे वो शूज़ के ऑप्शंस हैं, वो कई सारे शूज़ में ट्रेडिंग करता है, तो आप वहाँ पे गए, पता किए। फिर आप कहीं डिब्बा ही उठा के देखने लगे, अलग अलग है कि हाँ हाँ भाई डिब्बे पे जानकारी दी है, इसका सोल कंफर्टेबल है, इसकी प्राइसिंग ये है, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है। तो वेरियस जो है जानकारी आप इकट्ठा करने लगे। पब्लिक में हो गया कई बार मास मीडिया, जैसे मास मीडिया के थ्रू कंज्यूमर रेटिंग एजेंसीज़ हैं, तो मास मीडिया आप एडवर्टीजमेंट में ही जो है देख सकते हो। पब्लिक में मास मीडिया मतलब हमने इसको कवर जब किया था तो मास मीडिया में रिव्यू और सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो यूट्यूब वगैरह हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों के पास इसकी रीच हो। इस मास मीडिया को इसको हमने इसके पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर कंज्यूमर रेटिंग एजेंसीज होती हैं, उनके ज़रिए। फिर एक्सपीरियंशियल, तो एक्सपीरियंस में मतलब हैंडलिंग, एग्जामिनिंग, यूजिंग द प्रोडक्ट, इन सब से आप जानकारी पा सकते हो। जैसे ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट नया हो, आप पहले भी हो सकता है यूज़ किए हो प्रोडक्ट को, तो उस तरह से आप अलग अलग तरीके से आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। फिर जब जानकारी इकट्ठा कर लिए तो आप एक के बारे में तो करोगे नहीं, कई सारी जानकारी इकट्ठा की है। फिर आपको पता चला कि हाँ एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है, एक प्रोडक्ट सी है। तो आप फिर इवैल्यूएशन करोगे सारे अल्टरनेटिव का। इवैल्यूएशन का मतलब है सबका भाई आप चेक करोगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं, नुकसान है, क्या दिक्कत दे सकता है। और आप देखोगे कि प्राइस के बेसिस में हमको क्या मिल रहा है, किसकी प्राइस कम है, ज़्यादा है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कौन ज़्यादा है, मेरे बजट को कौन सूट कर रहा है। तो इस तरह से आप कई सारे एस्पेक्ट्स पे आप उसको कंपेयर करोगे। फिर आप जो है देखोगे कि हाँ भाई ये सही बैठ रहा है, ये नहीं। जैसे कि आपको शूज़ ही लेना था फॉर्मल, तो आपने बाटा का देखा, लिबर्टी का देखा, और ये लुई उसका है था वैन ह्यूसन का देखा, और हर्ष पपीस का देखा। तो इस तरह से आप कई सारे ब्रांड्स का आपने देखा, फिर आपने सबको कंपेयर किया कि इसकी सोल ऐसी, इसका ये ऐसा है, रेड चीफ में ये अच्छा है, ये इसमें बाटा में ये अच्छा है। तो आप ऐसे ऐसे करके ना इवेलुएट करोगे। इवेलुएशन के बाद जनरली एक जो टेंडेंसी होती है कस्टमर में, वो होता है ना, कई बार प्रेफरेंस
बना लेता है इवेल्युएशन के ही टाइम में कि ये सबसे पहले भाई हमारी ये प्रेफरेंस होगी, हमारी ये प्रेफरेंस होगी। अभी मैं बहुत एक छोटे प्रोडक्ट के बारे में एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी मैं एक बहुत पर्सनल जो है, जब पूरा टॉपिक खत्म करूँगा तो पर्सनल जो है एग्जांपल दूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट है, उसमें डिसीजन मेकिंग में लोग ज़्यादा सोचते हैं। तो इसके बाद जो है इंफॉर्मेशन वगैरह सब इकट्ठा कर लिए, और इसमें देखिए कुछ अलग अलग चीज़ें दी हैं। देखिए इवोक्ड सेट या कंसिडरेशन सेट, मतलब आप जो है कंज्यूमर जब आप सारा जब इवैल्यूएशन कर लोगे, तो मान लीजिए आपने 6 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा की, इवैल्यूएशन किया, तो आप उसमें से सिर्फ 4 को ही अपनी कंसिडरेशन लिस्ट में रखोगे, बाकी जो है हो सकता है 2 को निकाल दोगे। तो यही जो है आपका जो प्रोडक्ट है जिनकी पॉसिबिलिटी है कि आप परचेज करोगे, वो आपके इवोक्ड सेट या कंसिडरेशन सेट में आएंगे, और जो निकाल दिए गए उनसे कोई लेना देना नहीं हमारा। फिर है परचेज। परचेज क्या है कि परचेज आपका फाइनल डिसीजन होता है जब आप सेलेक्ट कर लियो किसी भी प्रोडक्ट को जा रहे हो परचेज कर रहे हो, यानी आप उसको मोनेटरी मतलब टर्म एक्सचेंज करोगे, यानी पैसा दे के आप प्रोडक्ट को लेके आओगे। तो देखिए इसमें भी लिखा है, वंस द कंज्यूमर हैज़ इवेल्युएटेड ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल टू सेटिस्फाई हिज नीड, ही विल चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। यानी आपने जब नीड सेट, पहले तो अपनी नीड रिकॉग्नाइज की, फिर उसके बाद जो है नीड रिकॉग्नाइज करने के बाद इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, इन्फॉर्मेशन के बाद इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन जब आप कर लोगे तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो मैंने बोला प्रेफरेंस आप दे दोगे। इवोक्ड सेट आपका जो होगा, कंसिडरेशन सेट जो होगा, उसमें से आप जो है प्रेफरेंस दे दोगे। तो जो पहली प्रेफरेंस पे होगा आप उसको सीधी सी बात है जाओगे खरीदने। और हाउएवर देयर आर 2 फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर बिटवीन द परचेज इंटेंशन एंड परचेज डिसीजन। देखिए कई बार होता क्या है ना कि आपका परचेज इंटेंशन होता है और परचेज डिसीजन के टाइम पे वो जो आपका इंटेंशन होता है ना वो बदल जाता है। यानी आप किसी प्रोडक्ट को जो आपकी पहली लिस्ट पे है, पहले नंबर पे है, आप उसको जब परचेज करने जा रहे हो तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है आप नहीं लेते हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों ऐसा क्यों हो सकता है, किन सिचुएशन में? तो एक होता है कि एटीट्यूड ऑफ अदर्स एंड एंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स, यानी आप किसी प्रोडक्ट का पूरा मन बना लिए, घर से पैसा लेके निकल गए, खरीदने जा रहे हो, तो ऐसे केस में 2 ही चीज़ हो सकती हैं कि आप प्रोडक्ट खरीद के घर ना लौटो। पहली सी चीज़ है एटीट्यूड्स ऑफ अदर। एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स का मतलब आप गए, आपने बाटा का जूता पसंद किया था, खरीदने गए, लेकिन एटीट्यूड्स ऑफ अदर मतलब वहाँ आप पहुँचे और उसके बाद पहुँचने के बाद वहाँ पे आप जब खरीदने गए तो जो सेल्स पर्सन था उसका बिहेवियर आपको इतना गंदा लगा कि आप वहाँ से तुरंत छोड़ दिए कि नहीं नहीं यार इसके यहाँ से लेना ही नहीं, हटाओ छोड़ो, निकल गए वहाँ से। तो वो एटीट्यूड की वजह से आपने अपना जो पहली प्रेफरेंस का प्रोडक्ट था उसको आपने ही परचेज़ किया। दूसरा है अनएंटिसिपेटेड, जिसको हम कहते हैं भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जब भगवान चाह लेते हैं कि नहीं हो जाए तो वो आते हैं अनएंटिसिपेटेड में। अनएंटिसिपेटेड मतलब आप घर से निकले, बढ़िया एकदम जा रहे हो, खुश हो के जूता लेने जाएंगे, फिर पता चला जो है वहाँ रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तब तो आप उस केस में आपके लिए अब जूता लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपना इलाज पहले कराओगे। या आप घर से निकले, आपको कोई इमरजेंसी आ गई, वहाँ जाना पड़ा, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। खैर ये सब बहुत छोटे कॉस्ट के प्रोडक्ट हैं। अभी जो मेन एग्जांपल मैं बचा के रखा हूँ वो एक केस स्टडी है, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो मुझसे डायरेक्ट रिलेटेड है, तो उसको आपको मैं टॉपिक वाइज समझाऊंगा कि कैसे वो पूरा एक डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर होता है किसी कंज्यूमर का, तो उस पर अभी हम बात करेंगे। फिर इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, और कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट को जब परचेज़ करने जा रहे हैं तो उसको आप जो है डिसीज़न को मॉडिफाई कर सकते हो, या पोस्टपोन मतलब बाद के लिए उसको कर सकते हो, या उस परचेज़ को ही अवॉइड कर दोगे। जैसे फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं, आपको लगता है कि जो पैसा आप दे रहे हो वो वर्थ नहीं उस प्रोडक्ट के लिए। फिर फिजिकल रिस्क मतलब कंज्यूमर को खुद कुछ हो जाता है। फंक्शनल रिस्क, द प्रोडक्ट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशन, तो इस तरह की ये आपका परसेप्शन है। और उसके बाद सोशल रिस्क कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उससे समाज में आपको जो है बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। साइकोलॉजिकल कि मतलब आपको लग रहा है कि ये आपकी वेलबींग के लिए जो हानिकारक है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं।
फिर पोस्ट परचेज इवेल्युएशन मतलब हो गया कि आप परचेज करने के बाद उसको प्रोडक्ट को इवेल्युएट करोगे कि क्या मेरी जो मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर प्रोडक्ट खरा उतरा या नहीं उतरा। तो आप कंटिन्यूसली इवेल्युएट करते हो, अगर आपकी खरे से उस पर खरा उतरा है उम्मीदों पे तो आप खुश रहोगे। हो सकता है कई बार आप दूसरे प्रोडक्ट से भी कंपेयर करो कि प्रोडक्ट एक्स किसी और ने लिया और प्रोडक्ट एक्स मेरे लिए एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट था, लेकिन मैं उसको ना चूज़ करके प्रोडक्ट वाई लिया। तो अब आप उस केस में इवेल्युएशन करते रहते हो, पोस्ट परचेज बिहेवियर में आता है। अब देखो जो मेन चीज़ है जो अभी तक मैं बचा के रखा था वो है केस स्टडी। वो केस स्टडी अब मैं फिर एक एक लाइन से इसको करता जा रहा हूँ और आपको शायद फिर कभी वो भूलोगे नहीं। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, भले ही वीडियो लंबी हो रही है पर बहुत एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं बाहर रहता था, होम टाउन से बाहर रहता था। मुझे होम टाउन जब भी आता था मैं तो मुझे थोड़ा बहुत काम इधर उधर जाना पड़ता था। गांव भी थोड़ा दूर है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी आने जाने में। तो सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम जो है नीड रिकॉग्नाइज की, प्रॉब्लम से अवेयर हुआ कि यार मुझे ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही, आने जाने में दिक्कत हो रही है। एक नीड आ गई, प्रॉब्लम अवेयर हो गई। अब मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च की कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सर्च की तो मुझे पता चला कि भाई साइकिल खरीद लो, उससे भी दूर हो जाएगा। फिर पता चला नहीं नहीं यार साइकिल सिर्फ शहर के लिए ठीक है, मुझे गांव जाना होगा तो कैसे जाऊंगा। फिर और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, किसी ने कहा कार ले लो। मैंने कहा हाँ भाई बहुत अच्छी बात की, लेकिन कार से जो है गांव दूर तो है लेकिन शहर में अगर मुझे सब्जी लेने जाना हो तो कार से बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत होते हैं। फिर तीसरी चीज़ पता की, किसी ने कही यार सबसे अच्छा बढ़िया उपाय तुम बाइक ले लो, गांव ज़्यादा दूर नहीं है, गांव भी आ जा लोगे और तुम बाइक इंथुजियास्ट हो और शहर में भी तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा ये बहुत सही चीज़ बोली। तो इन्फॉर्मेशन सर्च की तो फिर मुझे पता चला कि मुझे यार जो है ये बाइक लेनी है। ठीक है, अब बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन और मैंने इकट्ठा की। ठीक, अब बाइक के बारे में सबसे पूछना शुरू किया, पर्सनल, फैमिली और इस तरह से कुछ वेबसाइट पे जैसे पब्लिक में आया मास मीडिया ना, तो मैंने वो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया अपने बजट के अकॉर्डिंग। देखिए नीड, जब भी आप इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो नीड रिकॉग्निशन के बाद आप डेफिनेटली एक बजट में करोगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उस आप एक रेंज में जाओगे। जैसे आपको टीवी लेनी है तो हो सकता है आप 10,000 से 20,000 के बीच में कर कोई भी टीवी ले सको, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 1 लाख रुपए की टीवी देखने लगोगे। तो वही सेम केस होता है कि एक बजट के हिसाब से अपना मैंने डाला कि बेस्ट बाइक अंडर 3 लाख 2.5 लाख। तो आने लगी और भी मेरी जो है रिक्वायरमेंट्स थी, तो उनके हिसाब से इन्फॉर्मेशन सर्च करने लगी। अच्छा, मेरी इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपनी जो है जो प्रॉब्लम्स थी उसको मैं, या नीड क्या क्या थी वो अगर मैं बताऊं तो उस वजह से केस स्टडी समझने में आराम होगा। पहले मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो काफ़ी पावरफुल हो। पावरफुल का मतलब कि उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि हाईवे पे आराम से क्रूज कर सकूं उसको 120 के अराउंड, 120 130 के आसपास, और सेफ हो, सेफ्टी ब्रेक्स वगैरह अच्छी हों। दूसरा मेरी थी कि पिलियन सीट अच्छी होनी चाहिए। पिलियन सीट का मतलब हो गया जो आदमी पीछे बैठेगा वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। आजकल कई ऐसी बाइक्स आती हैं जिस पे पीछे वाला विक्रम बेताल वाले जैसी सिचुएशन होती, तो वो बाइक नहीं चाहिए थी। फिर तीसरी थी कि जो उसका वेट है वो इस तरह से होना चाहिए कि बाइक हाई स्पीड पे स्टेबल हो। तो इस तरह से मेरी जो नीड थी, तो ये 3 नीड पे मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च की। फिर फैमिली से मैं बात की, फ्रेंड से बात की जिनके पास थी वो बाइक, उनसे बात की। ठीक, और एक्सपीरियंशियल यानी मेरा खुद का जो पहले का था कि मैंने जो पहले इसके पहले कुछ बाइक्स चलाई थी उस हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठा की। अब देखिए इन्फॉर्मेशन जब इकट्ठा हो गई तो मेरे पास कुछ अल्टरनेटिव्स होंगे। अब देखिए उन अल्टरनेटिव्स के बारे में कैसे इवेल्युएशन होता है। तो मैंने जो बाइक से सॉर्ट आउट की वो थी मेरे लिए सबसे पहले बजाज की डोमिनोर 400 थी, जो कि मेरे लिए एकदम परफेक्ट सूट कर रही थी। तो वो बाइक मेरे पहले नंबर पे आ गई। दूसरी थी मेरी बजाज की ही पल्सर RS 200 थी, जो कि मुझे लगा कि अगर डोमिनोर में कोई दिक्कत होगी तो RS 200 अच्छी है। तीसरी मेरे लिए थी CBR 250। चौथी थी ये अपाची 200, और पांचवी बाइक थी पल्सर 220। तो ये 5 बाइक मैंने जो है 5 अल्टरनेटिव्स को मैंने सेलेक्ट किया, इवेल्युएशन किया सबका। उसके बाद इवेल्युएशन करने के बाद मैंने पाया कि ठीक है ये ऐसे ऐसे है। तो जो मैंने आपको बताया ना क्रम, डोमिनोर का, RS का, CBR का, अपाचे का और 220 का, तो इस लाइन में मैंने उनको जो है अल्टरनेटिव्स को सेट किया। अब देखिए अल्टरनेटिव्स के बाद मैंने सबसे पहले जो है शोरूम पे गया परचेज़ के लिए। तो परचेज़ के लिए क्या होता,
एक्चुअली जनरली परचेज नहीं था, परचेज से जस्ट पहले आप फाइनल कोटेशन लेके आते हो कि कितनी प्राइस पड़ेगी, फिर उस हिसाब से आप उनको जो है पेमेंट करते हो, या एक हिसाब से आप कह लो परचेज के लिए ही गए। तो जब हम परचेज़ के लिए जाते हैं तो देखिए इसमें ये जो इन्होंने कहा ना कि दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि इस तरह से, एक एटीट्यूड की वजह से आपको ना पसंद आए और दूसरा एंटीसिपेटेड सिचुएशनल की वजह से ना पसंद आए, और इसमें आपको दोनों एग्जांपल मिलेगा। तो एंटीसिपेटेड में मैं बताता हूँ, एंटीसिपेटेड में क्या हुआ मेरे साथ, अनएंटीसिपेटेड में हुआ कि जब मैं सबसे पहले गया डोमिनोर खरीदने तो वो मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं थी एजेंसी पे, ना ही दूसरी जो मेरा ऑप्शन था RS200 वो अवेलेबल थी। तो क्या हुआ कि अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन आ गई, प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं था। ठीक, तो ये दिक्कत आ गई। फिर उसके बाद जब मैं तीसरे शोरूम पे गया, होंडा की जो मेरी वो थी रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे सेफ्टी जैसे कि मैंने बताया था, तो ABS वर्जन नहीं अवेलेबल था, तो वो भी तीसरा भी प्रोडक्ट एक हिसाब से मेरे लिए अनअवेलेबल हो गया। तो 5 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किए थे, लेकिन Tier 3 सिटी होने की वजह से 3 प्रोडक्ट अनअवेलेबल हो गए, तो अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन आ गई। तो उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम लगा खुद को थोड़ा रिकंसिडर करने के सारी चीज़ें। अब अनएंटिसिपेटेड में दूसरा आ गया कि बैंक के तरफ से कुछ थोड़ा इशू हो गया, इस वजह से, जिसको फाइनेंशियल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो मुझे अपनी जो है परचेज़ को डिले करना पड़ा, ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के लिए डिले करना पड़ा। फिर 1 हफ्ते बाद जब फाइनली जाते हैं तो अब देखो एटीट्यूड, जो डिसीज़न आपका बदलता है एटीट्यूड की वजह से, वो कैसे आता है। चौथा ऑप्शन, चूंकि मेरे पास अब 2 ही ऑप्शन बचे थे, अपाची की 200 लेने के या पल्सर 220 लेने के, तो चौथा ऑप्शन, चूंकि ऊपर के टॉप 3 मेरे लिए प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे, तो चौथा ऑप्शन मेरा अपाची 200 था। TVS के शोरूम पे गया मैं, TVS के शोरूम ओनर को, जो भी वहाँ सेल्स पर्सन थे, उनसे बात हुई मेरी, मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे अपाची 200 लेनी है और मुझे प्रोडक्ट चाहिए, आप इसको बता दो कि इसकी प्राइसिंग क्या पड़ेगी, कैसे क्या पड़ेगी, मुझे इस दिन पे डिलीवरी चाहिए। लेकिन वहाँ एटीट्यूड ऐसा था कि वो भैया किसी को बिक्की, वो मोपेड होती वो बेच रहे थे, तो उनको लगा कि बच्चे ऐसे आए होंगे ये मस्ती करने, तो उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं। तो क्या हुआ कि एटीट्यूड उनका मुझे बुरा लगा, मैं उनसे दोबारा कहा, वो फिर नहीं ध्यान दिए, तो मुझे थोड़ा गुस्सा लगी। तो ये क्या होता है कि आपको लगेगा कि उनकी TVS की सेकंड सबसे जो है महंगी है, आपकी कॉस्टली बाइक है 200 अपाचे, और ऐसी बाइक के पीछे कंपनी जो है, मुझे लगा कि जब अभी ध्यान नहीं दे रहा है सेल्स पर्सन, तो आफ्टर सेल सर्विस यानी पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस कैसा होगा, बहुत बेकार, ये सोच के। और जो एटीट्यूड था वहाँ के सेल्समैन का, मैंने तुरंत ही अपने जो है डिसीजन को वहीं पे ऑन द स्पॉट उसका बिहेवियर देखा, मैं तुरंत कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास आखिरी लास्ट ऑप्शन जो बचा था वो था सिर्फ पल्सर 220 का, मेरी जितनी भी लिस्ट थी उसमें सिर्फ यही एक बची थी। तो फाइनली मुझे जो है फिर से बजाज के शोरूम जाना पड़ा, और बजाज के शोरूम जब गए तो वो एक ऑप्शन था, एक यूनिट थी, एक ही कलर बचा था, और तुरंत मुझे वो 220 बुक करनी पड़ी, पेमेंट किया और परचेज़ किया। तो इस वजह से आप देखते हो कि अल्टरनेटिव अवेलेबल होने के बाद, परचेज इंटेंशन होने के बाद भी अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन की वजह से आपका डिसीजन बदल सकता है, या एटीट्यूड अगर दूसरे का हो तो उस वजह से। इन सब के बावजूद जब सारी चीज़ सब पार हो जाएगी तो आप परचेज डिसीजन अपना कर लोगे। यानी मैंने एक बाइक पल्सर 220 परचेज़ कर ली। अब फाइनली आते हैं पोस्ट परचेज इवेल्युएशन पे। पोस्ट परचेज इवेल्युएशन पे देखो, आप प्रोडक्ट का खुद उसी प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करोगे, सेम मतलब कैटेगरी, सेम ही प्रोडक्ट का जो दूसरे के पास होगा, दूसरा कोई ओन करता होगा, या आप दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हो। तो मेरे केस में जब मैंने पल्सर 220 ली तो काफ़ी कुछ चलाने के बाद मैंने उसको देखना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि भैया इसका जो है टॉप स्पीड कैसी है, इसकी पिकअप कैसा है। तो जब मैं थोड़ा चलाया, मुझे कहीं कहीं सेटिस्फेक्शन कम लगा, तो मैं यूट्यूब पे गया, अलग अलग फोरम्स पे गया। तो देखो आप, ये पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन में आ रहा है कि हम गए वहाँ पे, सारी चीज़ें देखना शुरू की और बाकी यूट्यूब वीडियो से कंपेयर करना शुरू किया। तो कहीं कहीं सेटिस्फाई थे, कहीं कहीं नहीं सेटिस्फाई थे। फिर पोस्ट परचेज़ में और क्या चीज़ें थी, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन मैंने दूसरे प्रोडक्ट से भी किया। जैसे मैं अपाचे तो नहीं लिया, लेकिन मेरी लिस्ट में थी, तो मैं हमेशा जो है ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे देखता रहा कि 220 वर्सेस जो है अपाचे थी, या फोरम्स में पढ़ता रहा, या कोरा भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं देखता रहा कि ये प्रोडक्ट इसके कंपेयर में कैसा है। तो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन मेरा चलता रहा। कहीं ना कहीं ये जो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन होता है वो आपको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जब आप ये जानकारी पाते हो कि अगला प्रोडक्ट जो आपने नहीं लिया है, वो इससे जो आपकी मेन प्रेफरेंस है उस प्रेफरेंस में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर आपको जो है वहाँ कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मैंने सही प्रोडक्ट चूज़ किया। और वाइस वर्सा,
कि अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उस पर नहीं सही खरा उतर रहा है और जो आपने जिसको साइडलाइन कर दिया वो प्रोडक्ट कर रहा है अच्छा परफॉर्म, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा, खलेगा। तो इस तरह से जो है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन चलता रहता है। और द डिससेटिस्फाइड कस्टमर ऑन द अदर हैंड में अबेंडन द प्रोडक्ट और रिटर्न इट। देखिए कुछ केस में जैसे आप ऑनलाइन डिलीवरी ले रहे हो, प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब जगह पे, अगर आपको प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप रिटर्न कर सकते हो या ऑफलाइन मार्केट में जाके कर सकते हो। बाइक वाइक के केस में तो ये चलता नहीं है भैया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसको मुझे लगता है कि अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स टू मॉनिटर द पोस्ट परचेज बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। और देखिए जो पोस्ट परचेज बिहेवियर है ना वो कंपनी के जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी इसकी इफ़िशियंसी में, सर्विस में, बाकी चीज़ों में, और सबसे ज़्यादा ना कंपनी की जो रेपुटेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कंज्यूमर को आप कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में और पोस्ट परचेज आप नहीं देखोगे कि उसका सेटिस्फेक्शन कैसा है, तो ये कंपनी के लिए डिज़ास्टर हो सकता है, क्योंकि इसी फीडबैक के थ्रू कंपनी जो है बाकी आगे अपडेट करती है। तो अब क्या है, देखिए कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, इसके बाद ख़त्म है। लास्ट टॉपिक है बाइंग रोल्स प्लेड बाय कंज्यूमर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए कौन कौन से रोल जो है प्ले किए जाते हैं बाइंग रोल्स प्लेड बाय कंज्यूमर्स। तो जैसे कि पता है डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब मुझे बाइक लेनी थी तो ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम लगा। तो किसी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। आपको नॉर्मल कपड़े लेने होंगे, आप 3 दिन 4 दिन में डिसाइड कर सकते हो। कुछ और लेना होगा 1 हफ्ते 10 दिन। मैंने बाइक ली 1 महीना, किसी को हो सकता है महंगी कार लेनी हो तो और टाइम लग सकता है, या कोई कम भी टाइम ले सकता है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, ठीक, अल्टरनेटिव्स का। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप देखते हो। और फिर है टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर एक्चुअली टेक द डिसीजन टू बाई ए प्रोडक्ट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स टू आइडेंटिफाई हु मेक्स एंड हैज़ इनपुट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो देखिए सीधी सी बात है, किसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या कहना है। हु मेक्स एंड हैज़ इनपुट, कौन मतलब बेसिकली एक हिसाब से इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कौन किसकी वजह से प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए 5 रोल हैं जो इन्होंने बताए हैं एक इंडिविजुअल प्ले कर सकता है। सबसे पहला है इनिशिएटर है। इनिशिएटर में आपका आएगा इट रिफर्स टू द पर्सन हु फर्स्ट आइडेंटिफाइज दैट अ प्रॉब्लम और नीड एग्जिस्ट दैट कैन बी रिजॉल्व बाय मेकिंग अ परचेज। सबसे पहले इनिशिएटर आता है जो ये डिफाइन करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि इस वजह से आप ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है इस परचेज के थ्रू। तो जैसे कि मैंने खुद ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया तो मैं ही इनिशिएटर हो गया। फिर इन्फ्लुएंसर हो गया। इन्फ्लुएंसर में क्या आएगा, इट रिफर्स टू द पर्सन हु परसुएट्स द बायर टू बाई अ प्रोडक्ट एंड हेल्प हिम इन अराइविंग एट अ डिसीजन। देखिए कई बार आप कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूज में होने में आप किसी की हेल्प लेते हो कि भाई बता दो यार कैसे क्या होगा। तो वो पर्सन आपको जो है ना प्रोडक्ट खरीदने में आपकी हेल्प करेगा और किसी डिसीजन को लेने में जो है आपको वो हेल्प करता है। जैसे आप कई बार कपड़ा लेने जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बच्चों के साथ, वहाँ आप दुकान पे गए, फिर पूछते हो यार ये लें कि ये लें, ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है, फिर मुझे तो दोनों ठीक लग रहा है। फिर आपका दोस्त बताएगा या आपके मम्मी पापा या कोई भी जो भी होगा, वो एक आदमी बताएगा कि नहीं नहीं ये वाला ठीक है, ये तुम पे ज़्यादा सूट करेगा। तो वो क्या हुआ कि वो इन्फ्लुएंसर के केस में आएंगे कि आप तो शॉर्ट लिस्ट कर लिए लेकिन वो फाइनली जो है आपको बता रहे हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट खरीदो, ये ज़्यादा अच्छा है, एक डिसीजन पे पहुंचा रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर हो गए। फिर डिसाइडर, इट रिफर्स टू द पर्सन हु हैज़ अ फाइनल से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो फाइनली डिसीजन ले रहा है कि हाँ हाँ यही प्रोडक्ट लिया जाएगा और उसके कहने पे प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो वही हो गया डिसाइडर। ही डिसाइड्स व्हाट इज़ टू बी बॉट, हाउ इज़ टू बी बॉट, व्हेन, मतलब ये सारी जो डिसीजन है कब कैसे कहाँ लेना है। मान लीजिए कि आपको फ़ोन लेना है, आपने नीड भी ढूंढ ली, इनिशिएटर हो गए, ठीक है। आपने दोस्त से भी पूछ लिया कि भाई कौन सा प्रोडक्ट लें, ये MI का लें कि रेडमी का लें, ये फला फला सीरीज। तो इन्फ्लुएंसर साहब भी अपना रोल निभा दिए कि अरे यार यही ले लो, बहुत जानदार फ़ोन, बहुत तगड़ा PUBG चलेगा। सब काम तो हो गया बाबा, लेकिन ये बताओ वापस पैसा कैसे मिलेगा। पापा पैसा देंगे तभी तो प्रोडक्ट आएगा। तो फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा, यानी डिसाइडर आपके क्या हो गए, पेरेंट। जब पेरेंट आपके कह देंगे कि हाँ हाँ यही प्रोडक्ट तुम ले लो, वो पता पे कौन सा ले रहे हो, रेडमी का, MI का, कहे नहीं नहीं MI नहीं रेडमी का ले लो, अरे सॉरी रियलमी का ले लो, और रियलमी का आप लिए उसके ले लो।
और उन्होंने बता दिया चलो अगली मंथ की सैलरी आएगी तब हम पैसा दे देंगे, और सुनो ऑनलाइन मत खरीदना, ऑनलाइन में धांधली होती है, यहीं बगल चंदू की दुकान है, चले जाना, मेरा नाम बता देना और उसके यहाँ से जो है प्रोडक्ट खरीद लेना। तो क्या हो गया, उन्होंने बता दिया कि क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, कब खरीदना है और कहाँ खरीदना है। यानी आप उन्होंने बताया रियलमी का फ़ोन खरीदो, हाउ इज़ टू बाट, पैसा दे देंगे कब, अगले महीने सैलरी आएगी, फ्रॉम वेयर, चंदू की दुकान से। तो क्या हो गया, वो पिताजी डिसाइडर हो गए। और बायर, इट रिफर्स टू द पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ, मतलब फाइनली जो ट्रांजैक्शन करके जो डिलीवरी लेता है प्रोडक्ट की, वो बायर हो गया। जैसे आप गए, आप खुद फ़ोन ले सकते हो, आप बायर हो गए, आपका भाई चला गया आपकी जगह पे, वो फ़ोन लेके चला आया, वो बायर हो गए, पिताजी खुद चले गए, वो बायर हो गए जो गुड्स को लेके आ गया। फिर यूज़र, इट रिफर्स टू द पर्सन हु कंज्यूम द प्रोडक्ट, फाइनली प्रोडक्ट को जो इस्तेमाल कर रहा है वही हो गया यूज़र, यानी आप फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हो गए यूज़र। तो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मेरा जो एम रहता है वो रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तरीके से केस स्टडी के थ्रू, नए एग्जांपल्स के थ्रू, पर्सनल एग्जांपल के थ्रू समझाने का ही मेरा 3 जो है मेन फोकस रहता है। और आप सब लोग हेल्प कीजिए चैनल को आगे बढ़ाने में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।